दोस्तों नमस्कार, मैं राधारमण द्विवेदी पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज संज्ञा से अव्यय तक का पार्ट 4.1 लेकर आया हूं। इसमें आज मैं क्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। चूँकि क्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज पहला पार्ट है, इसमें देखते हैं कि क्रिया क्या है, कितने भेद होते हैं और धातु क्या है, फिर धातु के अंदर भी मूल धातु क्या है, यौगिक धातु क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शब्द और पद के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आज क्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या होती है? वाक्य के अंदर कुछ ऐसे पद होते हैं जिनसे हमें यह मालूम होता है कि किसी भी प्रकार का कार्य या तो हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस पद से किसी भी कार्य का होना, करना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे सोना, पीना, पढ़ना, रहना, जाना आदि। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं कि राम सोता है, लिखते हैं राम सोता है। अब इस वाक्य में ये जो सोता पद है, ये क्रिया है। ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि राम के बारे में बता रहा है कि राम कौन सी क्रिया कर रहा है? सोने का काम कर रहा है, मतलब वो सो रहा है। तो जो सोता पद है, ये क्या है? आपका क्रिया है। ठीक है ना। दोस्तों समझते हैं कि धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल स्वरूप होता है उसे हम कहते हैं धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। अर्थात क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। जैसे उदाहरण में लिखा है, चलना एक शब्द है जो क्रिया है। ये जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर चलना, तो ये चलना जो शब्द है, ये क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और इसमें क्या है? यदि हम ना को हटा दें तो ये चल धातु बन जाती है। क्या बन जाती है? चल धातु। मतलब ये हम कह सकते हैं एक तरह से कि किसी भी धातु में हम ना वर्ण को जोड़ करके उसे हम क्रिया में बदल देते हैं। ठीक है। जैसे इसी का एक और उदाहरण देखते हैं, पढ़ना। अब ये जो है पढ़ना, अब पढ़ना में हम यदि ना को हटा दें तो पढ़ धातु बनता है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। एक शब्द इसमें हमने हाईलाइट किया है, प्रायः धातु में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। धातु भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। यौगिक धातु के अंदर 3 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, यौगिक क्रिया और नाम धातु। इनको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला आता है मूल धातु। ये क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। जैसे जा, खा, पी, रख। अब जैसे जा शब्द हम देखते हैं, जा धातु है। जा धातु के बारे में यदि हम बात करें तो ये है जा धातु। अब जा में हम जब ना जोड़ देंगे तो कौन सी क्रिया बन जाएगी? जाना क्रिया बन जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से खा हमारा मूल धातु है और इसमें हम ना जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? खाना शब्द बन जाएगा, यस क्रिया बन जाएगी, खाना क्रिया बन जाएगी। तो धातु जो होती है मूल धातु, वो किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, वो स्वतंत्र होती है। बस उसमें आप ना जोड़ेंगे वो क्रिया रूप में परिणित हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं यौगिक धातु क्या होती है। यह मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। मतलब यौगिक का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल, है ना। अब यहाँ पर हम शब्दों का मेल नहीं कहेंगे, किसका मेल कहेंगे? धातु का मेल कहेंगे, या धातु में संज्ञा विशेषण का मेल कहेंगे, है ना, या धातु में धातु का मेल कहेंगे। कुल मिला के ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है यौगिक धातु में। ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रियाएं।
ये क्या है, ये क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाएं से बनती हैं। जैसे उठना, उठना क्या है, हम इसको क्या मान लेते हैं, मूल धातु मान लेते हैं। तो इससे प्रेरणार्थक धातु क्या बनेगी, उठना और उठवाना। उठना क्या है, मूल धातु है, मूल क्रिया है, ठीक है। अब उठवाना क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सोना से क्या बन जाएगा, सुलाना और सुलवाना, ठीक है। ये क्या बन जाएंगी, प्रेरणार्थक धातु बन जाएंगी। फिर क्या है, यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना। इसमें प्रत्येक शब्द में जो है क्या है, दो क्रिया धातुओं का मेल होता है, ठीक है। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये जो है इनमें क्या है, दो से अधिक धातुओं का संयोग है इनमें, ठीक है। फिर होता है नाम धातु, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली से गरियाना, गाली क्या है, एक संज्ञा है, तो इससे क्या बन रहा है, गरियाना। लात से लतियाना, ये क्या है, नाम धातु कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिया के भेद देखते हैं, क्रिया कितने भेद होते हैं। तो हम क्रिया को रचना के आधार पर क्रिया को हम दो भेद में विभक्त कर सकते हैं। पहला होता है सकारात्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है, आक्रामक क्रिया। सकारात्मक क्रिया को समझते हैं, क्या होता है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है। अब इसमें क्या है, राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, फल क्या हो गया, राम कर्ता हो गया, ठीक है। फिर फल क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, और खाता क्या है, क्रिया हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो अब क्या कहता है कि ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक क्रिया कहते हैं। अब ये क्या है, फल कर्म है, ठीक है। यदि इसमें सिर्फ पता राम खाता है तो इसमें क्या, ये आक्रामक क्रिया हो जाती है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं होता, सिर्फ क्रिया होती है कि राम क्या कर रहा है, खा रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे इसको देखते हैं एक बार फिर से लिखते हैं। जैसे हमने इसमें दो वाक्य लिखते हैं, एक लिखते हैं राम खाता है, ठीक है, और एक लिखते हैं राम फल खाता है, राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब देखिए ये जो ऊपर वाक्य लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, इसमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। और इसमें क्या है, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य में क्या है, कर्ता और क्रिया के साथ कर्म हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया कही जाती है, और जहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया हो वहाँ पर वो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी निम्नवत हैं। सहायक क्रिया, यह मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, यहाँ पर क्या है, जाना जो है मुख्य क्रिया है और उसके साथ जो हूँ लगा हुआ है वो सहायक क्रिया हो जाती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, ठीक है। तो इसमें पहले कौन सी क्रिया होती है, भोजन करने की पहले क्रिया होती है। जैसे इसमें जो है लिखा है राम भोजन करके सो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है पहली क्रिया हो जाएगी क्या, भोजन करना क्या हो जाएगी इसकी पहली क्रिया, और उसके बाद सोने की क्रिया कर रहा है। तो इसमें जो भोजन करना है राम का वो क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, जो क्रिया यदि किसी वाक्य में दो क्रिया एक साथ आ रही हैं तो जो क्रिया पहले हो रही है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा शब्द से हम देखते हैं, जैसे लाठी संज्ञा है और उसमें हम क्या जोड़ दिए, क्रिया मारना, तो लाठी मारना, तो ये क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया हो जाएगी। फिर कहता है द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वहाँ उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
अभी हमने आपको बताया कि राम फल खाता है, वहाँ पर एक कर्म था क्या, फल। अब क्या है, यहाँ पर एक वाक्य है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो अध्यापक जो है यहाँ पर, ये जो अध्यापक आ रहा है ये क्या करता है, छात्र यहाँ पर पहला कर्म है, और दूसरा क्या है, हिंदी। हिंदी क्या है, दूसरा कर्म है, और पढ़ाई क्या है, मतलब पढ़ाया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अर्थात जहाँ पर जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, अब यहाँ पर खाना भी क्रिया है और लगा भी क्रिया है ना। यहाँ पर मुझे पढ़ने दो, में पढ़ने भी क्रिया है और दो भी क्रिया है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं जब एक साथ आती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है। तो यहाँ पर टहलना, तो आप देख रहे हैं कि टहलना क्या है, क्रिया है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे हो रहा है, संज्ञा के तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आपको प्रारंभ में बताए थे कि ये क्रिया का पहला पार्ट है। हम क्रिया के पार्ट 2 में आपको वाच्य के बारे में बताएंगे, क्रिया का वाच्य में कैसे प्रयोग होता है, और क्रिया का प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्रिया को हम काल के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तृत रूप से क्रिया के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे एक बार दो बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए, इसको आप दोहराते रहिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस पारमिता एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।